एक बिजी मार्केट में दो मास्क्ड लड़के आए। कुछ ही सेकंड्स में 13 गोलियां चली और फिर दोनों ऐसे गायब हुए कि पुलिस को उनके पीछे चंडीगढ़ से जम्मू तक जाना पड़ा। वेलकम टू द शो। माय नेम इज़ पोरिश एंड यू आर वाचिंग डार्क फाइल्स। 13 जून 2026 चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में एक केमिस्ट शॉप थी और उस शॉप में 45 साल के जंकी दास कैशियर का काम करते थे। उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। कस्टमर्स आ जा रहे थे। जंकी दास अपने काउंटर पर थे। तभी दो मास्क लड़के शॉप के अंदर आए। पहली नज़र में तो वो दोनों नॉर्मल कस्टमर जैसे ही लग रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद पूरा सीन ही बदल गया। एक अटैकर ने पिस्टल निकाली और जंकी दास पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 13 राउंड फायर किए गए। जंकी दास को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, ये दोनों लड़के कौन थे और जंकी दास को ही टारगेट क्यों किया गया, क्योंकि ये कोई रैंडम रॉबरी केस जैसा नहीं लग रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक करनी शुरू की और यहीं से एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई जो चंडीगढ़ से निकलकर दिल्ली और फिर जम्मू तक पहुंचने वाली थी। इन भाई अटैकर्स को पकड़ना इतना इजी नहीं था। उन्होंने क्राइम के बाद चंडीगढ़ छोड़ दिया था और अब पुलिस को उनके पीछे पीछे उनका पूरा एस्केप रूट ट्रेस करना था। लेकिन अब पुलिस के पास एक प्रॉब्लम थी। सीसीटीवी में अटैकर्स दिख तो रहे थे, लेकिन उनका फेस क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। तो पुलिस ने सिर्फ फेस पर डिपेंड नहीं किया, उन्होंने फुटेज को और क्लोजली देखना शुरू किया और यहीं से एक इंटरेस्टिंग क्ल्यू मिला। एक अटैकर के हाथ पर टैटू था और दूसरा क्ल्यू था एक सिल्वर कलर का ट्रॉली बैग। ये बैग अलग अलग सीसीटीवी कैमराज में बार बार दिख रहा था। अब सोचो, फेस क्लियर नहीं है, नाम नहीं पता, लेकिन एक टैटू और एक ट्रॉली बैग बार बार सेम लोगों के हाथ दिख रहा है। पुलिस ने फिर सेक्टर 11 से लेकर खजियारी ISPT सेक्टर 43 चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और आगे के सीसीटीवी फुटेज को कनेक्ट करना शुरू किया। लगभग 500 सीसीटीवी क्लिप्स को एनालिसिस किया गया और सिर्फ सीसीटीवी ही नहीं, पुलिस ने मोबाइल डाटा, टावर रिकॉर्ड्स, होटल के वाईफाई रिकॉर्ड्स और दूसरे डिजिटल क्ल्यूज़ को भी मैच किया। धीरे धीरे अटैकर्स का रूट क्लियर होने लगा। मतलब मर्डर के बाद ये लोग चंडीगढ़ से निकलकर दिल्ली की तरफ गए थे और भाई यहीं से पुलिस को पता चला कि ये केस सिर्फ चंडीगढ़ तक लिमिटेड नहीं रहने वाला, क्योंकि दिल्ली पहुंचने के बाद भी उन लोगों का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था और अब पुलिस को एक एक करके उनका रूट समझ आ रहा था। चंडीगढ़ से निकलने के बाद ये लोग दिल्ली पहुंच गए। पुलिस ने उनकी मूवमेंट को सीसीटीवी के साथ साथ होटल रिकॉर्ड्स और टेक्निकल सर्विलेंस से भी मैच किया और जब सारे क्ल्यूज़ कनेक्ट किए गए तो पता चला कि दिल्ली भी इनकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी। इनका नेक्स्ट रूट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जा रहा था। अब सोचो भाई, चंडीगढ़ में मर्डर हुआ, अटैकर्स दिल्ली तक पहुंच गए और अब जम्मू की तरफ मूव कर रहे हैं। पुलिस भी उनके पीछे पीछे लगभग 500 किलोमीटर का ट्रायल फॉलो कर रही थी, लेकिन अटैकर्स को शायद ये आइडिया नहीं था कि पुलिस उनकी मूवमेंट को इतनी क्लोजली ट्रैक कर रही है। और फिर जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस को वो दोनों मिल गए। पुलिस ने सन्नी मेहरा और आर्यन शर्मा को अरेस्ट कर लिया। लेकिन भाई अभी इन्वेस्टिगेशन का सबसे शॉकिंग पार्ट बाकी था, क्योंकि जब दोनों को चंडीगढ़ वापस लाया जा रहा था तब रास्ते में ऐसा हुआ जिसने इस केस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। लेकिन भाई जम्मू से दोनों अलेस्ड शूटर्स अरेस्ट हो चुके थे। अब पुलिस उन्हें चंडीगढ़ वापस ला रही थी और लग रहा था कि अब पूछताछ में मर्डर की पूरी कहानी सामने आएगी। लेकिन रास्ते में ही एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया। धनास फॉरेस्ट एरिया के पास पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर दोनों एक्सक्यूज ने अलेज्ड भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान एक एक्सक्यूज ने एक पुलिस ऑफिसर की गिरी हुई पिस्टल उठाने की कोशिश की थी। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए फायरिंग की और दोनों के पैर में गोली लगी। दोनों को दोबारा पकड़ लिया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन भाई अब पुलिस के सामने एक और बड़ा सवाल था, ये दोनों
शूटर्स तो पकड़े गए, लेकिन इन्हें जंकी दास को मारने का ऑर्डर किसने दिया था? क्योंकि पुलिस को शक था कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे कोई तीसरा आदमी भी तो हो सकता है। और भाई पुलिस को अब लग रहा था कि ये सिर्फ 2 शूटर्स का काम नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने जंकी दास को स्पेशली टारगेट करवाया है तो ऑब्वियसली किसी ने इन दोनों को ये काम दिया होगा। इन्वेस्टिगेशंस आगे आगे बढ़ी और पुलिस के मुताबिक अमित कुमार का नाम एलिज्ड मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। अब पुलिस के सामने एक पूरी चेन थी, जंकी दास, 2 एलिज्ड शूटर्स और उनके पीछे एलिज्डली अमित कुमार। लेकिन भाई यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। पुलिस किसी को मास्टरमाइंड कह रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट में क्राइम प्रूफ हो चुका हुआ है। पुलिस को एविडेंस के थ्रू ये इस्टेब्लिश करना था कि अमित का शूटर्स के साथ क्या कनेक्शन था और जंकी दास को टारगेट करने की वजह क्या थी। और इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। मर्डर में यूज़ हुई पिस्टल अभी तक रिकवर नहीं हुई थी, मतलब शूटर्स अरेस्ट हो चुके थे, एलिज्ड मास्टरमाइंड का नाम सामने आ चुका था, लेकिन मर्डर वेपन अभी भी मिसिंग थी। और अब पुलिस को 2 चीज़ों का जवाब चाहिए था। जंकी दास को टारगेट क्यों किया गया और वो पिस्टल आखिर गई कहाँ। लेकिन भाई यहाँ केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया। शुरू में पुलिस इसे एक प्लान्ड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन बाद की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने मिस्टेकन आइडेंटिफाई का एंगल भी कंसीडर किया, क्योंकि जंकी दास खुद कोई गैंगस्टर या फैमिली बैकग्राउंड वाला आदमी नहीं था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पुलिस को अभी तक क्लियर मोटिव इस्टेब्लिश करना नहीं हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये ज़रूरी सामने आया कि अटैकर्स रैंडमली शॉप में नहीं आए थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने जंकी दास को आइडेंटिफाई करने से पहले 2 और केमिस्ट शॉप पर रेस्क्यू की थी और अटैक के वक्त भी एलिजिडली उनके पास टारगेट की फ़ोटो थी। मतलब भाई अटैक की प्लानिंग तो क्लियरली नज़र आ रही थी, लेकिन जंकी दास ही क्यों टारगेट बने, इसका एग्जैक्ट जवाब पुलिस को अभी ढूंढना था। और इसी बीच इन्वेस्टिगेशन का कनेक्शन एक बड़े गैंग नेटवर्क तक पहुंच गया, गोल्डी डिलॉन। पुलिस को शक था कि अमित कुमार ने गोल्डी डिलॉन और शूटर्स के बीच लिंक का नाम किया था। और अब केस सिर्फ चंडीगढ़ से मर्डर तक लिमिटेड नहीं था, इसके पीछे पूरी नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। और भाई गोल्डी डिलॉन का नाम सामने आने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सीरियस हो गई। पुलिस के मुताबिक अमित कुमार और गोल्डी डिलॉन के बीच कनेक्शन को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। मतलब अब पुलिस सिर्फ ये नहीं देख रही थी कि जंकी दास पर फायरिंग किसने की, बल्कि ये भी पता लगाया जा रहा था कि पूरी प्लानिंग के पीछे था कौन। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ, गोल्डी डिलॉन इंडिया में नहीं था। इन्वेस्टिगेशन उनके ट्रायल को स्पेन तक ले गई और बाद में स्पेन में उसकी अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन सामने आई और पुलिस के पास एलिज्ड शूटर्स थे, अमित कुमार का एलिज्ड मास्टरमाइंड एंगल था और गोल्डी डिलॉन का एलिज्ड कनेक्शन भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन चुका था। लेकिन भाई एक चीज़ अभी भी मिसिंग थी, मर्डर में यूज़ हुई पिस्टल। पुलिस उस वेपन को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेपन की रिकवरी अभी तक नहीं हुई थी। और जब वेपन मिसिंग हो और मोटिव भी कम्प्लीटली इस्टेब्लिश ना हुआ हो, तो इन्वेस्टिगेशन को ऑफिशियली ख़त्म कहना इतना सिंपल नहीं होता। अब पुलिस को पूरी चेन को एविडेंस के साथ कनेक्ट करना था, शूटर से लेकर एलिज्ड मास्टरमाइंड तक और मास्टरमाइंड से लेकर एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी तक। लेकिन भाई अब इन्वेस्टिगेशन का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ गई थी। पुलिस के पास एलिज्ड शूटर्स का रूट था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। अमित कुमार का नाम एलिज्ड मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आ चुका था और गोल्डी डिलॉन का कनेक्शन भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। लेकिन अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वही था, जंकी दास को टारगेट क्यों किया गया। पुलिस के मुताबिक अटैक प्लान था और अटैकर्स ने भी एरिया की रेस्क्यू भी की थी, लेकिन जंकी दास का एग्जैक्ट मोटिव क्या था, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी क्लियर आंसर तक नहीं पहुंची थी। और दूसरी तरफ मर्डर वेपन भी रिकवर नहीं हुई थी। मतलब पुलिस के पास सस्पेक्ट्स थे, सीसीटीवी ट्रायल्स था और उनका चंडीगढ़ से जम्मू तक का एस्केप रूट था,
लेकिन केस की पूरी चेन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। और भाई इसी वजह से पुलिस का फोकस अब सिर्फ शूटर्स पर नहीं था। उन्हें ये इस्टेब्लिश करना था कि किसने प्लानिंग की, किसने शूटर्स को यूज़ किया और जंकी दास को टारगेट करने की असली वजह क्या थी। और इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट केस का सबसे इम्पॉर्टेंट बन गया था। लेकिन भाई अब तक पुलिस ने अटैकर्स को ट्रेस कर लिया था, एलिज्ड मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आ चुका था और इन्वेस्टिगेशन का कनेक्शन गोल्डी डिलॉन तक भी पहुंच गया था। लेकिन एक चीज़ अभी भी मिसिंग थी, जंकी दास को टारगेट करने की एग्जैक्ट वजह। पुलिस के मुताबिक अटैक प्लान था, लेकिन मोटिव को लेकर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही थी और दूसरी तरफ मर्डर में यूज़ हुई पिस्टल भी रिकवर नहीं हुई थी। मतलब पुलिस के पास केस के बहुत सारे पीसेस आ चुके थे, लेकिन पूरी पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। और यही एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, किसी एक्सक्यूज्ड का अरेस्ट होना ये प्रूव नहीं करता कि कोर्ट में उसका क्राइम इस्टेब्लिश हो गया। अब पुलिस को सीसीटीवी, डिजिटल ट्रायल्स, स्टेटमेंट्स और बाकी एविडेंस को कोर्ट के सामने लीगली इस्टेब्लिश करना था। और भाई इसी वजह से ये केस सिर्फ किलर पकड़ा गया वाली स्टोरी नहीं है। असली स्टोरी ये है कि एक बिजी चंडीगढ़ मार्केट से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन कैसे जम्मू तक पहुंची, फिर एलिज्ड मास्टरमाइंड और गैंग कनेक्शन तक, और फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल इन्वेस्टिगेशन पे बचे रहे। तो भाई 13 जून को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में जंकी दास का मर्डर हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अटैकर्स का ट्रायल फॉलो किया, चंडीगढ़ से दिल्ली और फिर जम्मू तक। पुलिस ने एलिज्ड शूटर्स को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन एलिज्ड मास्टरमाइंड और गैंग कनेक्शन तक भी पहुंची। लेकिन भाई इस केस की पूरी पिक्चर अभी भी इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस का पार्ट है। मर्डर वेपन रिकवर नहीं हुई थी और जंकी दास को एग्जैक्ट टारगेट क्यों किया गया, इसका क्लियर मोटिव भी पुलिस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए किसी भी एक्सक्यूज को कोर्ट के फाइनल डिसीजन से पहले किलर कहना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात क्लियर है, एक बिजी मार्केट में हुआ यह मर्डर चंडीगढ़ से शुरू होकर जम्मू और फिर एलिज्ड कनेक्शन तक पहुंच गया। और अब ये देखना है कि ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने पर जंकी दास को टारगेट करने की असली वजह और मर्डर वेपन का सच सामने आता है या नहीं। ये थी चंडीगढ़ सेक्टर 11 मर्डर केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन। मिलता हूँ आपसे मैं एक और केस के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट। जय हिंद दोस्तों।